Today we are going to start the next chapter of entrepreneurship development, that is market and demand analysis. तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक एंटरप्रेन्योर जब भी प्रोडक्शन स्टार्ट करता है उसे ये पता होना चाहिए कि वो अपना प्रोडक्ट किन को ऑफ़र करेगा और उसके मार्केट मीन्स जितने भी कंज्यूमर्स, नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स उसके मार्केट में आते हैं उनका साइज़ क्या है, पोटेंशियल साइज़ क्या है मार्केट का। इसलिए उसे ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड पता करनी पड़ेगी अपने प्रपोज्ड प्रोडक्ट की, और मार्केट में अपना शेयर पता करना पड़ेगा कि भाई कितना मेरे प्रोडक्ट को प्रेफर किया जाएगा, कितने लोग मार्केट में मेरे प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी, असेसमेंट करनी पड़ेगी, बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा, लाइक कंजप्शन ग्रोथ कितनी है, इनकम क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, डिमांड और प्राइस का रिलेशन, कंपोजिशन मार्केट की कैसी है, कंपटीशन कितना है, सब्सिट्यूट्स कितने अवेलेबल हैं मेरे प्रोडक्ट के मार्केट में, क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स यूज़ हो रहे हैं, क्या मुझे करने चाहिए। यानी कि आपको बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करना है। कोई भी एंटरप्रेन्योर डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करता, उसे ये सारी चीज़ें एनालाइज करनी पड़ेंगी। तो बेसिकली क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं मार्केट और डिमांड एनालिसिस में, तो इसमें सबसे पहला आपका आता है वो है दैट इज़ द स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। आप इसको सिचुएशनल एनालिसिस भी कह सकते हैं, सिचुएशनल एनालिसिस साथ में होता है, एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली कि भाई बेसिकली आप वो इन्फॉर्मेशन, वो डाटा कलेक्ट करना चाहते हो, भी मुझे क्या डाटा चाहिए जिसके अकॉर्डिंग मैं अपने प्रोडक्ट की डिमांड को एनालाइज कर सकूं। तो इसके लिए आप बहुत सारे अलग अलग जगहों से आप अपने डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हो, लाइक कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं, मिडल मैन हैं, ठीक है, या और कोई इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे, ताकि वो आपको अपने प्रोडक्ट और मार्केट के बीच के रिलेशनशिप के बारे में बता सकें। ठीक है, तो इस सिचुएशन को बेसिकली जब आप एनालाइज करते हो कि भाई अलग अलग पार्टीज से डाटा कलेक्ट करते हो, किस लिए कलेक्ट कर रहे हो, भी आप बिल्कुल क्लियर जो जानना चाहते हो ना, एक स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, आपको जानना क्या है, किसके लिए आप मार्केट और डिमांड एनालिसिस कर रहे हो। ठीक है, तो कहते हैं इसके लिए आप यहाँ पर जो डाटा इकट्ठा होता है उसके बेसिस पर आप उन जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनके लिए आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। इसमें आप क्या कर सकते हो, भाई आपकी डिमांड कितनी होगी, रेवेन्यू कितना होगा, ठीक है, तो इसके बेसिस पर आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। ये एक तरह से आप ये कह सकते हो ज़्यादातर फॉर्मल स्टडी की जाती है मार्केट की डिमांड की अच्छी तरह से, बिल्कुल, ठीक है, ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली पता कर सको कि भी मुझे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, कौन सी मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, ईजिली मुझे मिल रही है रेडीमेड, ठीक है, अब मुझे और क्या चाहिए। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, जो भी बंदा मार्केट और डिमांड एनालिसिस करता है उसको ये जानना कि भी मेरे प्रोडक्ट को कौन खरीदेगा, मेरे प्रोडक्ट की करंट डिमांड क्या है। ठीक है, आप ये कह लीजिए अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग डिफरेंट साइज़ के हैं, तो उनकी डिमांड कितनी है, कितना कस्टमर प्राइस पे करने के लिए रेडी है मेरे प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, क्या मेरा प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से, मेरा जो कंज्यूमर है वो मेरे प्रोडक्ट को प्रेफर करेगा एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स जो मार्केट में अवेलेबल है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन सा यूज़ करूँ, तो डेट मीन्स स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में बेसिकली आप क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हो कि भाई आपको बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपको वो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल स्पेसिफाई करना है जिससे रिलेटेड आप डाटा इकट्ठा करने वाले हो। नेक्स्ट आता है दैट इज़ द कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन। अब दो तरीके होते हैं बेसिकली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के, दैट इज़ द प्राइमरी इन्फॉर्मेशन एंड सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन। प्राइमरी इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन होती है जो आप बिल्कुल ही फ्रेश डाटा इकट्ठा करते हो, कलेक्ट करते हो। ठीक है, सेकेंडरी जो ऑटोमेटिकली रेडीमेड आपको अवेलेबल है, आपको कुछ नहीं करना, आप उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और कई बार जो सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन होती है वो बेस का काम करती है प्राइमरी इन्फॉर्मेशन के लिए, कि आपके पास सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन थी, जो चाहिए था वो मिल गया, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो आप और जानना चाहते हो तो उसके बेसिस पर आप प्राइमरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, नए तरीके से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। तो जनरल सोर्सेज जो हैं सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन के वो बहुत होते हैं, अलग अलग होते हैं। आप सेंसस ऑफ इंडिया है जैसे आपका,
ठीक है, जो आपको पॉपुलेशन से रिलेटेड डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स बताता है, ठीक है, जो जनगणना होती है इंडिया की, ठीक है, वो नेशनल सैम्पल सर्वे रिपोर्ट्स होती हैं। इसमें टाइम टू टाइम जो नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है NSSO गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोवाइड करता रहता है। ये अलग अलग इकोनॉमिक या सोशल एस्पेक्ट्स के बारे में बताता है कि भी कंजप्शन कितना हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस होल्ड, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। ये नेक्स्ट आता है आपका प्लान रिपोर्ट्स भी होती हैं आपकी, ठीक है। प्लान रिपोर्ट्स में आपका बेसिकली क्या आ जाता है कि भाई प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड, कि जैसे नीति आयोग प्रेजेंटली काम कर रहा है कि भाई 5 साल के दौरान क्या क्या आउटकम्स रहे, क्या क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स थे। स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडियन यूनियन, ये सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू एनुअली पब्लिश किया जाता है। इसमें डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग द नेशनल इनकम, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स। इकोनॉमिक सर्वे होता है, दैट इज़ फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, एनुअल पब्लिकेशन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें आपका होलसेल प्राइस, कंज्यूमर प्राइस, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें होती हैं। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़, ये बेसिकली आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है और इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है लाइक नंबर ऑफ यूनिट्स, स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, मटेरियल कंजप्शन, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये सब। एनुअल बुलेटिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, इसमें आपका बेसिकली इन्फॉर्मेशन होती है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड, कंट्री से कितना हुआ, पर्टिकुलर रीजन का कितना हुआ, कॉमोडिटी का कितना हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इसे रिलीज़ करता है। नेक्स्ट आपका आता है मंथली बुलेटिन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू इशू की जाती है। इसमें आपका इन्फॉर्मेशन होता है रिलेटेड टू द प्रोडक्शन कितना है, प्राइस क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्या सिचुएशन है, एक्सचेंज रेट्स क्या हैं, ये सब। मंथली स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज़, इसे इशू करती है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और इसमें भी डाटा ऑन प्रोडक्शन, नंबर ऑफ यूनिट इंस्टॉल्ड, प्रोडक्शन कैपेसिटी, स्टेट वाइज ब्रेकअप, स्टॉक लेवल कितना है, ये सब। अदर भी बहुत सारी आपकी पब्लिकेशंस आ जाती हैं जैसे कि टेक्नो इकोनॉमिक सर्वे, स्टॉक एक्सचेंज डायरेक्टरी एक्सेट्रा। तो ये सब आपकी क्या है, सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का तरीका है। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज़ दी जो थर्ड स्टेप होता है दैट इज़ कंडक्टिंग अ मार्केट सर्वे। अब कहता है आपने ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई कर लिए, आपने ये चूज़ कर लिया कि भाई मुझे किस तरह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। अगर आप सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन पे जाते हो तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन इसके अलावा आप कुछ और इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करना चाहते हो तो आप मार्केट सर्वे करवा सकते हो। मार्केट सर्वे एक तरह से आप प्राइमरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आपको फर्दर जा रही हो, फर्दर और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कहते हैं इसमें मार्केट सर्वे बेसिकली आप क्या कहते हैं, सेंसस सर्वे हो सकता है या सैम्पल सर्वे हो सकता है। सेंसस सर्वे क्या होता है, जब आप एंटायर पॉपुलेशन को लेते हो, जैसे आप सेंसस ऑफ इंडिया, हमने कहा ना भी पूरे भारत देश की जनगणना हो रही है 2021 में होगी, तो उस वो क्या है, एंटायर पॉपुलेशन, आपने पूरे के पूरे देश को, पूरी हर एक इंडिविजुअल को उसमें लिया है, ठीक है, यूनिट को लिया है। लेकिन अगर उसको हम क्या देते हैं, पॉपुलेशन। लेकिन कहता है कि अगर आप पूरा का पूरा जो सेंसस को लेते हो तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा, आपके लिए फिजिबल नहीं है, तो आप क्या करते हो कि भाई कुछ आप सैम्पल की फॉर्म में करते हो, उसमें से पॉपुलेशंस में से कुछ यूनिट्स आप लेते हो। भाई मान लो एग्जांपल 100 की पॉपुलेशन है, हमने पूरा का पूरा जितने बंदों पे करना है वो पूरे 100 है, लेकिन हम 100 नहीं लेना चाहते, हम उसमें से 30 ही लेना चाहते हैं, तो उसे हम क्या कह देंगे, सैम्पल। तो सैम्पल के बेसिस पर भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली मार्केट सर्वे आपका जो है वो बेसिकली इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा रिलेटेड टू द टोटल डिमांड, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिमांड, डिमांड इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट, मोटिव्स क्या है बाइंग के, परचेज प्लान्स क्या है, जब भी परचेजिंग होती है तो किस कस्टमर क्या सोच के प्लानिंग क्या किस लिए परचेज करता है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है या नहीं, अनसेटिस्फाइड नीड क्या है जो अभी तक पूरी नहीं हुई, एटीट्यूड क्या है अलग अलग प्रोडक्ट्स के साथ, इनकम और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है मार्केट में, ये सारी चीज़ें आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट करने की कोशिश करते हो। जो भी इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की उसको स्क्रूटनाइज करते हो और एनालाइज करते हो, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि अब जो सैम्पल है आपने उसमें स्टेप्स क्या होते हैं आपके, बेसिकली स्टेप्स क्या कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक टारगेट पॉपुलेशन को डिफाइन करोगे, सबसे पहला स्टेप यही होता है, ठीक है। और उसको अलग अलग सेगमेंट्स आपकी हो सकती हैं, मतलब जो पॉपुलेशन आप उसको अलग अलग बेसिस पे डिफाइन कर सकते हो, इनकम के बेस पे, एज के बेस पे, एजुकेशन के बेस पे, कि भाई मुझे तो 5 लाख से अबव इनकम वाले जिनकी एनुअल इनकम 5 लाख से अबव है उन्हीं के ऊपर टेस्ट करना है, और इतने लोग हैं जो इस पर्टिकुलर रीजन में आते हैं, तो वो क्या हो जाएगी आपकी पॉपुलेशन। कहते हैं अब उन लोगों में से जो आपने पॉपुलेशन की भी 5 लाख से अबव,
ठीक है, आपने कर दिया। अब आप यहाँ पर सेकंड एज का क्राइटेरिया लेकर आ सकते हो, या फिर उन्हीं लोगों में से आप कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्टेड यूनिट्स आप ले सकते हो। भी आपने ऐसे सोचा कि ऑल ओवर हरियाणा है, इतने सारे लोग हैं, ठीक है, तो आपने सारे के सारे स्टेट्स में जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे उनको ना उठा के आपने कैसे उठाया, लाइक हिसार ले लिया आपने, फतेहाबाद ले लिया, ठीक है, आपने गुड़गांवा ले लिया, ठीक है, जो मेन जगह थी, जैसे आपने और जो भी सिरसा है साइड, मतलब आपने कुछ डिस्ट्रिक्ट सिलेक्टेड ले लिए। तो दैट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन में से सैंपल सिलेक्ट कर रहे हैं। उसका साइज़ कितना होगा आप उस अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, अब कहते हैं क्वेश्चनियर डेवलप करने का। क्वेश्चनियर कहता है आपका जो मेन इंस्ट्रूमेंट होता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का, जो भी लोगों ने रिस्पोंडेंट आपने सेलेक्ट किए हैं जिनसे आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, कहता है उसके लिए एक अच्छा सैम्पल, अच्छा क्वेश्चनियर बहुत ज़रूरी है कि आपका जो क्वेश्चनियर हो उसमें मेन इन्फॉर्मेशन से वो रिलेटेड हो, ठीक है, और आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, जिससे ईजिली पढ़ा जा सके और आसानी से उसमें जवाब दे सकें जो भी रिस्पोंडेंट है। और इसके लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं नए कह दीजिए, या फिर जो एग्जिस्टिंग है उनको, फील्ड रिसर्चर्स को, जो वहाँ पर जाते हैं बाकायदा, ठीक है, आप ये कह लीजिए। और उन लोगों से टाइम कंज्यूमिंग काफ़ी प्रोसेस हो जाता है ये, कि भी आप उनको रिक्रूट करोगे, ट्रेन करोगे कि किस तरह से उन्हें जाना है, इस सर्वे को सक्सेसफुल बनाना है और लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। इसके बाद जो आपने जो भी रिसर्चर्स ट्रेन और फील्ड रिसर्चर्स को सिलेक्ट किया, वो उन लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, अलग अलग तरीके से वो आप इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है, उस इन्फॉर्मेशन को आप स्क्रूटनाइज करते हो, यानी कि चेक करते हो। बहुत सारा डाटा है लेकिन लेना तो कौन सा है, जो रिलेवेंट है, ठीक है, और उस रिलेवेंट डाटा में को आप क्या करोगे, एनालाइज करोगे, और उसमें से जो मेन आपकी प्रॉपर वो इन्फॉर्मेशन निकालोगे जो काफ़ी यूज़फुल होगी। और जो एनालाइज और इंटरप्रिटेशन की जाती है इस डाटा की, इसके लिए आप अलग अलग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो, टैबुलेटिंग कर सकते हो, टैबुलर मेथड्स यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आपका बेसिकली सैम्पल सर्वे या कह लीजिए मार्केट सर्वे होता है। नेक्स्ट आता है आपका, दैट इज़ दी कैरेक्टराइजेशन ऑफ द मार्केट। मार्केट का अब कहता है कि क्या रोल है, आपने अब मार्केट के बारे में आपको क्या पता करना है, आपके ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड हो गए, ठीक है, आपने मेथड यूज़ कर लिया कि भी मुझे ये सिलेक्टेड, इस तरह से मैं डाटा कलेक्ट करूँगा, ठीक है। अब कहता है कि अब आप उस मार्केट में से जब उस चीज़ को अप्लाई करोगे, ठीक है, तो कहता है अब मार्केट को एनालाइज करना है, किस तरह से भी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अफेक्ट कर सकती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट को एनालाइज करने में हेल्प करती हैं, कौन से फैक्टर्स हमें कंसिडर करने हैं। तो इसमें आपका पहला आता है, दैट इज़ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज। कहता है जो ये कंपटीशन का ज़माना है, इसमें क्या कहता है कि आपके डिमांड और कंजप्शन है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। कंज्यूमर के पास एक तरह से कंज्यूमर को बिल्कुल क्लियर पता हो कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है और वो उसकी नीड को फुलफ़िल भी करे। लेकिन कहता है जो डेवलपिंग मार्केट है वहाँ पर कॉम्पिटिटिव मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता, वहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। आपके पास है, वैरायटी है, लेकिन आप कह लीजिए पर्टिकुलर एस्टीमेट आप डिमांड का नहीं लगा सकते वहाँ पे। इसलिए कहता है कि अब आपका क्या काम है, आपको ये देखना है कि जो ये मार्केट है मेरे सामने, ठीक है, वो किस तरह से मेरे कंज्यूमर की डिमांड को अफेक्ट करेगा, मैं अपनी डिमांड को कैसे उसको फुलफ़िल करूँ। क्योंकि मेरे मार्केट में ना ही तो डिमांड परफेक्ट है, ना ही उसका आप कह लीजिए कंजप्शन लेवल परफेक्ट है। वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसे अफेक्ट करते रहते हैं और वो कम ज़्यादा होता रहती है डिमांड। तो कहते हैं आपको बेसिकली अपने पोटेंशियल कंज्यूमर्स को यहाँ पर डिटरमाइन करना है और अपनी प्रोडक्ट के लिए डिमांड फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट आता है आपका, दैट इज़ मार्केट सेगमेंट। कहते हैं कि जब आप डिमांड मार्केट को एनालाइज करते हो तो आप क्या कर सकते हो, अलग अलग आप मार्केट सेगमेंटेशन के बेसिस पर भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। मार्केट सेगमेंटेशन आपका यहाँ पर क्या आता है, मार्केट सेगमेंटेशन में बेसिकली जब एक पर्टिकुलर पूरे मार्केट को कंसिडर ना करके आप उस सेगमेंट को कंसिडर करते हो, ठीक है, जो आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, उसे ही आप लोगे अपने एनालिसिस में। तो ये अलग अलग बेसिस पे हो सकते हैं। नेचर ऑफ प्रोडक्ट है, जैसे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग साइज़ का है क्या, तो उसके अकॉर्डिंग आप अगर एक ही साइज़ का है तो किसके मतलब किसको आप बेच सकते हो वो वाली चीज़, वो प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग करोगे आप। अब जैसे हम कहते हैं ना कि दो टाइप का प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, एक तो
लार्ज है साइज़, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, एक कम क्वांटिटी का है, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, अपने प्रोडक्ट को सेगमेंट्स में बांट दिया और उसी के बेसिस पे आप मार्केट को एनालाइज करोगे कि भाई ज़्यादा प्रोडक्ट में को बड़ी क्वांटिटी में बांटे तो उसकी डिमांड है या छोटे वाले की, छोटे पैक्स की डिमांड है। कंज्यूमर ग्रुप्स आप बांट सकते हो, लाइक डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के बेसिस पर आप बांट सकते हो कि जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा परचेज़ करते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री वाइज भी आप उसको बांट सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ सकता है डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, उनको अलग अलग ग्रुप्स के बेसिस पे, जैसे इंडस्ट्री में तो आपका क्या है, इंडस्ट्री में आप बांट सकते हो किस बेसिस पे कि भाई क्लोथिंग इंडस्ट्री आ गई, ठीक है। आपका ऐसा जैसे कॉटन है, कॉटन आपका ऐसा प्रोडक्ट है जो आप इसको क्लोथिंग इंडस्ट्री में भी दे सकते हो, ऑयल इंडस्ट्री में भी दे सकते हो, ठीक है, यहाँ पर। और नेक्स्ट आपका डोमेस्टिक कंज्यूमर्स है, आप उनको अलग अलग एज या ग्रुप्स के बेसिस पे बांट सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका जियोग्राफिक डिवीजन। जियोग्राफिक डिवीजन के बेसिस पे भी आप मार्केट सेगमेंटेशन कर सकते हो। यहाँ पर आप क्या अलग अलग, जैसे इंडिया है, इंडिया में तो आप देखोगे जियोग्राफिकल जो लोकेशंस हैं, एनवायरनमेंट है, वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। तो आप पूरे इंडिया को 4 भागों में बांट सकते हो, लाइक नॉर्थ या आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, इस तरह से बांट सकते हो। तो वो डिपेंड करता है कि आप मार्केट को किस तरह से डिवाइड करके किसको एनालाइज करना चाहते हो, ना कि पूरे का पूरे एक ही से मार्केट को सिंगल मान के। नेक्स्ट आता है प्राइस। प्राइस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मार्केट को एनालाइज करने के लिए। अलग अलग टाइप्स के प्राइजेज ऑफर किए जा रहे हैं, तो आपको अपने प्रोडक्ट को कैसा प्राइस ऑफर करना चाहिए, इसके लिए आप मार्केट को एनालाइज कर सकते हो आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। तो बेसिकली अलग अलग मेथड्स यूज़ होते हैं, जैसे आपके अलग अलग प्राइस चार्ज किए जाते हैं, जैसे कि FOB है, दैट इज़ फ्री ऑन बोर्ड, ठीक है। इसमें आपका बेसिकली क्या होता है, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी इंक्लूड की जाती है। जो आपका प्राइस कैसे डिसाइड होता है कि भाई मेरे नियरेस्ट पोर्ट पर अगर मैं सामान भेजता हूँ तो मुझे वहाँ से यहाँ तक की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, ठीक है। और उसमें आप अपना जो भी आपका मार्जिन है प्रॉफिट का वो ऐड कर देते हो, आपका प्राइस डिसाइड हो जाता है। और जो बायर है वो सारे एक्सपेंसेस बियर करता है। जैसे कि अगर मान लीजिए जो शॉप है, ठीक है, आपने कहीं आप बाहर से किसी ने आपसे सामान मंगवाया, ठीक है, तो आप उसको अपने पास वाले सबसे पोर्ट पे देखोगे कि भाई अगर मेरे को एक्सपोर्ट करना है सामान किसी दूसरे देश में, तो उस पोर्ट तक अगर मैं सामान भेजता हूँ तो मुझे कितने एक्सपेंसेस आते हैं, वो प्राइस में इंक्लूड होगा, प्लस आपका जो प्रॉफिट मार्जिन होगा। और ये सारा का सारा पे कौन करेगा, बायर पे करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज़ दी लैंडेड प्राइस फॉर दी इम्पोर्टेड गुड्स, ठीक है। एवरेज होल सेल प्राइस, एवरेज रिटेल प्राइस, कॉस्ट इंश्योरेंस, फ्राइट प्राइस, बहुत अलग अलग टाइप के आपके प्राइजेस के तरीके होते हैं। कॉस्ट इंश्योरेंस फ्राइट होता है, इसमें आप बेसिकली अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट को इंक्लूड करते हो, फिर उसका इंश्योरेंस कराए वो इंक्लूड करते हो। फ्राइट भी उसका आने जाने का किराया, अगर मैं भेजूँगा सामान तो कितना होगा वो इंक्लूड करते हो, अपना प्रॉफिट मार्जिन करते हो, और देन प्राइस डिसाइड होता है। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, तो कौन सा मेथड आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सही है। नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स प्रमोशन। इसमें कहता है कि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, ठीक है। कैपिटल गुड्स के लिए अलग हैं, आपके कंज्यूमर गुड्स के लिए अलग हैं। तो आपके अकॉर्डिंग, आपका प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा मेथड ठीक रहेगा वो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे सेल्स प्रमोशन में आप एडवर्टाइजिंग भी होता है, डिस्काउंट ऑफर करते हो, गिफ्ट स्कीम्स चलाते हो। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज़ द कंज्यूमर। कंज्यूमर को आप अलग अलग बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हो, लाइक एज है, इनकम है, एरिया है, सेक्स है, प्रोफेशन है, एटीट्यूड है, इंटेंशंस है। तो कहते हैं इसके बेसिस पे आप अपने कंज्यूमर्स की हैबिट को एनालाइज कर सकते हो और एक मार्केट प्लान बना सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज़ दी कंपटीशन। कंपटीशन में देखिए बेसिकली क्या है कि जो एंटरप्रेन्योर है उसको ये पता होना चाहिए कि एग्जिस्टिंग सोर्सेज ऑफ सप्लाई मार्केट के अंदर क्या है, मेरे कॉम्पिटिटर्स को कौन है, क्या प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में वो बेच रहे हैं, ठीक है, क्या कोस्ट स्ट्रक्चर है उनका, यानी कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। एंड नेक्स्ट इज़ द गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ दैट मीन्स अलग अलग पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट ने बना रखी है बेसिकली डिमांड और मार्केट को एक तरह से थोड़ा कंट्रोल करने के लिए। गवर्नमेंट की प्लान्स क्या हैं, पॉलिसीज़ क्या हैं, क्या रूल्स रेगुलेशंस उसने बनाए जो मार्केट और डिमांड को अफेक्ट करती हैं, प्रोडक्ट की डिमांड को। और साथ ही उसके नेशनल प्लान्स क्या हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी क्या है, लाइसेंसिंग, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, सब्सिडीज़ क्या हैं, क्रेडिट कंट्रोल्स क्या है। मतलब बहुत सारी चीज़ों के थ्रू गवर्नमेंट एक तरह से कंट्रोल बना के चलती है मार्केट पे। तो वो किस तरह से आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट को अफेक्ट कर रहे हैं, वो आपको जानना होगा। इसका नेक्स्ट जो स्टेप आता है दैट इज़ द डिमांड फोरकास्टिंग। कहता है आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, मार्केट के से रिलेटेड भी आपको पता चल गया, कहता अब ये पता करना है कि भाई उस सारे सैनरियो में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड क्या रहेगी। तो डिमांड फोरकास्टिंग के लिए कहता है आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं, आप अलग अलग यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
तो इसमें आपका सबसे पहला जो मेन मेथड आता है, मेथड्स जो आते हैं मेन फोरकास्टिंग मेथड्स कौन से हैं, दैट इज़ द क्वालिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इन दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। क्वालिटेटिव मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जो किसी की राय के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, कोई फिगर्स नहीं है वहाँ पर। क्वांटिटेटिव मेथड जहाँ पर आप बेसिकली फिगर्स के ऊपर चल रहे हो, ठीक है, जिनको आप कुछ ना कुछ मेथड, स्टैटिस्टिकल टूल्स, मेथड्स यूज़ करके पता कर रहे हो। क्वालिटेटिव मेथड में पहला मेथड आता है दैट इज़ द ज्यूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओपिनियन मेथड। ज्यूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओपिनियन जो मेथड है आपका, इसमें बेसिकली आपका क्या है, ज्यूरी एग्जीक्यूटिव ओपिनियन मेथड, इसमें क्या कहता है कि इसमें बेसिकली जो एक्सपर्ट्स हैं, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन, उनकी ओपिनियन ली जाती है रिगार्डिंग द फ्यूचर सेल ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सेल्स एस्टिमेट्स उनसे माने जाते हैं, उनको बाकायदा उनसे ये इन्फॉर्मेशन ली जाती है कि मार्केट की कंडीशन क्या है, कैपेसिटीज़ क्या है, मार्केट में क्या फ्लैक्चुएशंस आएगी, क्योंकि उन लोगों को इसके बारे में नॉलेज होती है। तो वो उस प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं और उसके बारे में अपनी ओपिनियन देते हैं। ये काफ़ी ईजी मेथड होता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है, लेकिन ये रिलायबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर पर्सनल बायसनेस आ जाती है। नेक्स्ट आता है दैट डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड है आपका बेसिकली वो रिजल्ट लेकर आता है ऑन द बेसिस ऑफ द ओपिनियन ऑफ द ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स विद द हेल्प ऑफ अ मेल सर्वे। जहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि भाई आपने उन लोगों को अराउंड अ टेबल इकट्ठा नहीं किया, आपने उनको क्या किया है कि भाई बाकायदा मेल के थ्रू आप उनको एक क्वेश्चनियर भेज देते हो, या जो भी इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है उससे रिलेटेड उनके पास क्वेरी भेज देते हो, और उनकी आइडेंटिटी भी सीक्रेट रखी जाती है। ये नहीं बताते कि भाई किसने वो रिप्लाई दिया, किससे हमने किस एक्सपर्ट की हमने राय लिया। तो जो क्वेश्चन एयर आप उनके पास सेंड करते हो एक्सपर्ट के पास, वो अपनी उसमें सारी इन्फॉर्मेशन रिस्पॉन्सेज भर देते हैं, और फिर वो रिस्पॉन्स एक्सपर्ट से रिसीव किए जाते हैं, समराइज़ किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, और फिर ये देखा जाता है कि जो नया प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, उसके वो सूटेबल है या नहीं है। ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है और कोऑर्डिनेशन बनाना डिफ़िकल्ट होता है कि भी पता नहीं एक एक्सपर्ट है वो कब राय दे, दूसरा एक्सपर्ट कब राय दे, ठीक है, लेकिन ये मेथड काफ़ी इफेक्टिव साबित होता है। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज़ द क्वांटिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव मेथड्स में आपके देखिए बेसिकली 3 मेथड आते हैं, दैट इज़ द ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड। पहला जो ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड है, इसमें आपका नाम से पता चल रहा है ट्रेंड, यानी कि हम क्या करते हैं इस मेथड में बेसिकली ट्रेंड को एनालाइज किया जाता है कि पीछे जो डाटा रहा पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड से रिलेटेड, फ्यूचर में डिमांड उसकी क्या होगी, किसके बेस पे, पुराने डिमांड के बेस पे पुराने में क्या ट्रेंड रहा, अगर इंक्रीजिंग है तो आगे भी इंक्रीजिंग रहेगा। तो ये काफ़ी कॉमनली यूज्ड मेथड है जहाँ पर एक रिलेशनशिप हम इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। भाई आप कह लीजिए पहले क्या डिमांड रही और उसके अकॉर्डिंग कितनी सेल्स हुई तो आगे क्या होगी, ठीक है। इसमें बेसिकली हम लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो एक स्टैटिस्टिकल मेथड है, ठीक है, लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसको आपको एक तरह से फाइंड आउट करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज़ द मूविंग एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज मेथड में बेसिकली हम फोरकास्टिंग करते हैं एवरेज सेल्स के बेसिस पे, ठीक है, भी पिछले सालों की कितनी सेल हुई और उसका एवरेज हम निकालते हैं, ठीक है। और इस मेथड में क्या है, आप ये कह लीजिए इसको आप फ्रिक्वेंटली यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पर सीजनल वेरिएशंस आती रहती हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप ये भी देख सकते हो। इसमें क्या होता है आपका 4 ईयर मूविंग एवरेज मेथड होता है, 7 ईयर मूविंग एवरेज मेथड होता है, यानी कि अलग अलग मूविंग एवरेज मेथड्स होते हैं अलग अलग उसके अकॉर्डिंग, ईयर्स के अकॉर्डिंग, तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसे सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज़ द एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड जो है ये एक तरह से शॉर्ट टर्म सेल्स के बारे में पता लगाता है, ये इम्प्रूव्ड वर्जन आप इसको कह सकते हो मूविंग एवरेज मेथड का। यहाँ पर बेसिकली क्या है, वेटिंग दी जाती है, पहले आपको पता है कि ऑब्जर्व किया जाता है कि भाई क्या प्रॉब्लम्स पहले हुई चुकी हैं, ठीक है, अगर हम मूविंग एवरेज मेथड यूज़ करते हैं तो उसको कैसे दूर करने की कोशिश की जाए, और साथ में यहाँ वेट अलॉट किए जाते हैं उस डाटा को जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे लेटेस्ट डाटा को ज़्यादा वेट दिया जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, और जो पुराना डाटा है, ओल्ड डाटा है, उसको कम वेट दिया जाता है, ठीक है। तो इस वेटेज के बेसिस पर भी ये लोग क्या करते हैं, उस एरर को डिक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं जो मूविंग एवरेज मेथड में अराइज होता है। नेक्स्ट आते हैं आपके दैट इज़ द कैजुअल मेथड। कैजुअल मेथड में आपका आता है दैट इज़ द चेन रेशियो मेथड।
चेन रेशो मेथड में बेसिकली क्या है, एक प्रोडक्ट की सेल्स को एस्टिमेट किया जाता है और इसके लिए हम बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करते हैं और उनको मेजर करते हैं उनके बेसिस पे एग्रीगेट डिमांड। जैसे एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं कि मान लीजिए एक शेविंग ब्लेड है, ठीक है, कंपनी उसको सेल आउट कर रही है, उसकी पोटेंशियल सेल हमें पता करनी है। तो आप क्या क्या फैक्टर्स ले सकते हो कि भाई एडल्ट मेल पॉपुलेशन कितनी है कंट्री में, मेल्स कितनी शेव करते हैं, एक ब्लेड की लाइफ कितनी होती है, मार्केट में शेयर कितना है। तो यानी कि कुछ फैक्टर्स आपने लिया और उसके बेसिस पर आप डिमांड वेरीफाई कर रहे हो। नेक्स्ट आता है आपका कंजप्शन लेवल मेथड। कंजप्शन लेवल मेथड में देखिए क्या है, बेसिकली ये मेथड इसमें क्या करता है, जो प्रोडक्ट है उसका डायरेक्टली ये देखा जाता है कि वो प्रोडक्ट कितना कंज्यूम किया गया बाय अ कंज्यूमर। ठीक है, यहाँ पर हम रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं किसके बेस में, अलग अलग कोफिशिएंट, अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस में। लाइक इसमें हम यूज़ करते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि भाई अगर इनकम में चेंज आते हैं तो इनकम में अगर चेंज आया तो वो डिमांड को किस तरह से इफेक्ट करेगी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। प्राइस में चेंज आया तो वो डिमांड को कैसे अफेक्ट करेगा इन केस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि इन फैक्टर्स को हम एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पे फ्यूचर एस्टिमेटेड सेल्स हम फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज़ द एंड यूज़ मेथड। एंड यूज़ मेथड में बेसिकली देखिए आपका एस्टिमेट लगाने में हेल्पफुल होता है किसके लिए, फॉर द डिमांड ऑफ द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, जो बीच में यूज़ किए जाते हैं ऑफ द प्रोडक्शन। यहाँ पर हम ये देखते हैं, इसे हम एंड यूज़ मेथड भी, जो एंड यूज़ मेथड है इसको हम कंजप्शन कोफिशिएंट मेथड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप रिलेशनशिप पता करने की कोशिश करते हो किसके बीच में, कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू द इनकम। इसमें क्या क्या स्टेप्स आपके इन्वॉल्व होते हैं, identify the possible use of a product, define the consumption coefficient of the product for various uses, project the output level of consuming industries, estimate the demand of the product। भी प्रोडक्ट की क्या क्या यूजेस हैं, ठीक है, कोफिशिएंट, कंजप्शन कोफिशिएंट क्या रहा, ठीक है, भी कंजप्शन का रिलेशन किससे, इनकम से रिलेटेड, ठीक है, आउटपुट लेवल क्या है पूरी की पूरी इंडस्ट्री का, और डिमांड कितनी है प्रोडक्ट की। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट मेथड है दैट इज़ द लीडिंग इंडिकेटर मेथड। लीडिंग इंडिकेटर मेथड में देखिए हम ये देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को कौन सा फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा वेरिएबल है जो अफेक्ट कर रहा है, उसको हम कह देते हैं लीडिंग वेरिएबल, और जो अफेक्ट नहीं कर रहा, कम से कम कर रहा है, उसको हम कह देते हैं लैगिंग वेरिएबल। और इसी के बेसिस पर हम ये पता करते हैं कि कौन सा जो फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा लीडिंग इंडिकेटर है और कौन सा सबसे कम इफेक्ट करता है, ताकि हम अपनी प्रोडक्ट की डिमांड की फोरकास्टिंग कर सकें। ठीक है, अब कहता है कि अगर आपको यहाँ पे मैंने ये चीज़ नोट डाउन नहीं किया है, एक क्या कहता है कि आपको डिमांड फोरकास्टिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आपके पास इनएडिक्वेसी ऑफ डाटा, यानी कि डाटा आपको इतना इकट्ठा नहीं हो पाता, आपके पास जो भी एनालिसिस करते हो वो इनएडिक्वेट है, उसके बेसिस पे आप फोरकास्टिंग नहीं कर सकते। मेथड्स हैं जो फोरकास्टिंग के वो बिल्कुल सही नहीं होते। जैसे कई बार क्या होते हैं, अनक्वान्टिफाइएबल फैक्टर्स हैं जिन्हें आप क्वान्टिटेटिव टर्म्स में, फिगर्स में नहीं ले सकते। अजम्पशंस बिल्कुल आप अनरियलिस्टिक बनाकर चलते हो जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। डाटा है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है जितने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और उसको कैसे हैंडल आउट करें हमें पता नहीं होता। बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते रहते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं, न्यू सोर्सेज आ जाते हैं रॉ मटेरियल के, तो एक तरह से ये डिमांड को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। डिमांड फोरकास्टिंग जो आपने की वो इफेक्टिव नहीं रहती, यानी कि फ्यूचर के लिए आप फोरकास्टिंग कर रहे हो तो सही हो ये ज़रूरी नहीं है। इसके बाद आपका आता है दैट इज़ द मार्केट प्लानिंग। मार्केट प्लानिंग में देखिए लास्ट जो स्टेप है इसमें कहता है मार्केट से रिलेटेड आपको अब प्लान करना है। आपने डिमांड फोरकास्ट कर ली, मार्केट के बारे में जान लिया, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, अब कहता है कि आपको प्लानिंग करनी है प्रॉपर, जिससे कि क्या हो, आपने जो भी चीज़ें डिसाइड की वो सक्सेसफुल हो जाए। तो इसमें आपका क्या होगा, सबसे पहले आप ये देखोगे करंट मार्केट सिचुएशन क्या चल रही है। ठीक है, कंपोनेंट्स बेसिकली ये होते हैं जो मार्केट प्लानिंग के, करंट मार्केटिंग सिचुएशन आप एग्जामाइन करोगे, मार्केट में सिचुएशन क्या है, कॉम्पिटेटिव सिचुएशन क्या है, मार्केट लाइक साइज़ क्या है, ग्रोथ क्या है, कंज्यूमर्स कैसे हैं, उनका बाइंग बिहेवियर कैसा है। कॉम्पिटेटिव सिचुएशंस में बेसिकली कि भी मेजर कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है। डिस्ट्रीब्यूशंस में बेसिकली आप कह लीजिए कौन सा मेथड आप डिस्ट्रीब्यूशंस का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें आती हैं। अपॉर्चुनिटी एंड इशू एनालिसिस में बेसिकली क्या है, स्वॉट एनालिसिस हम यहाँ करते हैं, जिसमें आप ये पता करते हो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं आपके पास, और उसी के बेसिस पे आप मार्केट की प्लानिंग करते हो। इसलिए एंटरप्रेन्योर को बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कि भी उसकी क्या स्ट्रेंथ है और उसकी क्या वीकनेस है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में बेसिकली क्या कहता है कि जो एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, उसको
एडवांस में उसके पास एक स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड होनी चाहिए कि वो क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहता है, क्या किस लिए किस वे में अपना वो जो प्रोडक्ट इशू कर रहा है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्लियर कट उसको होना चाहिए। ठीक है, कि एक बार तो वो चाहता है कि भाई उसके प्रोडक्ट की सेल्स अच्छी हो, या ये सोच रहा है कि भाई एक बार वो मार्केट में एंटर हो जाए और अपने आप को इस्टेब्लिश कर ले, तो उसी के अकॉर्डिंग प्राइजेज और सारी चीज़ें डिसाइड करेगा। नेक्स्ट आपका आता है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की जा सकते हैं जिससे आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हो। सबसे पहला जैसे इसमें ले लेते हैं टारगेट मार्केट सेगमेंट। टारगेट मार्केट सेगमेंट में आप क्या है, एक पर्टिकुलर मार्केट की सेगमेंट को आप चूज़ करते हो। जैसे हमने कहा ना पूरा बड़ा मार्केट है, ठीक है, जो 5 हिस्सों में डिवाइडेड है फॉर एग्जांपल, लेकिन आप उसका एक सिंगल हिस्सा कंसिडर करते हो कि मुझे यहाँ पर पहले अपनी पोजीशन इस्टेब्लिश करनी है, तो दैट इज़ कॉल्ड द टारगेट मार्केट सेगमेंट। नेक्स्ट आता है दैट इज़ द पोजीशनिंग। पोजीशनिंग कहते हैं जैसे ही आपने टारगेट मार्केट को सिलेक्ट कर दिया, आप क्या चाहते हो कि जो मेरा जो प्रोडक्ट है ना वो कस्टमर के माइंड में इस्टेब्लिश हो जाए, अपना घर बना ले, पोजीशनिंग हो जाए उसकी कि भाई ये उसके लिए सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोडक्ट लाइन। एंटरप्रेन्योर है वो ये भी देखता है कि भाई उस मार्केट के अंदर मैं एक सिंगल प्रोडक्ट ऑफर करूं या फिर एक से ज़्यादा करूं। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट लाइन डिटरमाइन करता है, क्योंकि आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी ऑफर कर सकते हो अलग अलग टाइप के कस्टमर्स के लिए और एक प्रोडक्ट भी ऑफर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आप प्राइस डिसाइड करते हो कि भाई मेरे टारगेट कस्टमर के अकॉर्डिंग मुझे क्या प्राइस चार्ज करना चाहिए और मेरे कॉम्पिटिटर क्या प्राइस चार्ज कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं किस तरह से अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक पहुँचाऊँगा। देन सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग के तरीके आप क्या यूज़ करते हो। एंड द लास्ट इज दैट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन। कहता है आपने मार्केट प्लानिंग कर ली, करंट मार्केटिंग सिचुएशन देख ली, अपनी स्ट्रेंथ को एनालाइज कर लिया, वीकनेस देख लिया, ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिए, मार्केट की स्ट्रैटेजी भी बना ली भी किसको मुझे कौन सा मेरा टारगेट मार्केट होगा। अब कहते हैं अब इसको बारी आई है कि आप उसको इम्प्लीमेंट करो, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करो और फिर अपने जो अचीव किया उसको कंपेयर करो विथ योर टारगेट्स और फिर ये देखो कि उनमें क्या डेविएशंस आए और फिर उसको सही करो। तो ये था हमारा चैप्टर दैट इज़ दी मार्केट एंड डिमांड एनालिसिस। इसमें हमने डिस्कस किया कि भी मार्केट है, अगर एक एंटरप्रेन्योर प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा है तो उसे क्या क्या चीज़ें एनालाइज करनी चाहिए और बेसिकली क्या क्या स्टेप्स होंगे आपके। तो इसमें आपका सबसे पहला स्टेप जो होता है, स्टेप्स होते हैं दैट इज़ दी सिचुएशन एंड सिचुएशनल एनालिसिस एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। देन यू कलेक्ट दी सेकेंडरी डाटा, आपने ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन किए, इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट की, उसके कहते हैं जो आपने डिसाइड तो कर लिया, अभी सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन से करेंगे तो आप मार्केट सर्वे करते हो, कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हो, सेंसस भी या सैम्पल सर्वे भी। ठीक है, और जो डाटा इकट्ठा किया उसके बारे बाद ये पता लगाते हो कि भाई इसका आउटकम क्या रहा, कैरेक्टराइजेशन ऑफ मार्केट, मार्केट के बारे में आपको पता चल गया, अभी प्राइस कैसे चार्ज करते हैं, क्या करते हैं। फिर उसके बेसिस पे आप अपने प्रोडक्ट को डिटरमाइन करते हो, डिमांड फोरकास्टिंग करते हुए प्रोडक्ट की डिमांड कितनी रहेगी। एंड द लास्ट इज़ द मार्केट प्लानिंग। आपने जो ये सारी चीज़ें की उसको एक इफ़ेक्टिव वे में आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हो। सो दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू।